उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। बीजिंग की तर्ज पर यूपी में एक एयरशेड एक प्लान, प्रदूषण पर 700 करोड़ की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जिलावार नहीं बल्कि पूरे एयरशेड को एक इकाई मानकर काम करेगा। बीजिंग तियानजिन हेबेई मॉडल से सीख लेते हुए करीब 700 करोड़ रुपए से निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण तंत्र मजबूत किया जाएगा। सैटेलाइट, सेंसर, मोबाइल, लैब और एआई को जोड़कर प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी और पूर्वानुमान किया जाएगा। उद्योगों के उत्सर्जन का लाइव डेटा लिया जाएगा और प्रदूषण बढ़ने पर अलर्ट जारी होंगे। परिवहन क्षेत्र में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्ती, 500 ई बसों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की योजना है। ईंट भट्टों और उद्योगों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग भी होगी। कृषि में पराली और गोबर जलाने की बजाय उन्हें बायो स्लरी और अन्य आर्थिक उपयोगों में बदलने पर जोर दिया जाएगा। यूपी की करीब 56% PM 2.5 समस्या राज्य के भीतर के स्रोतों से जुड़ी बताई गई है, इसलिए बाहरी और स्थानीय दोनों प्रदूषण स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आरक्षण में बदलाव का विरोध, मायावती बोली आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग अनुचित। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC के लिए संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को मायावती ने अनुचित और देश हित के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन उसका लाभ गरीब परिवारों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रहा। मायावती ने इसके लिए सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC समाज आज भी गरीबी, शोषण और जातिगत अत्याचार का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकारों से आरक्षण विरोधी गतिविधियों को संरक्षण न देने और सभी राजनीतिक दलों से आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति से बचने की अपील की है। मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर उसके नेताओं ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। योगी सरकार का रसोइयों पर रक्षाबंधन गिफ्ट, मानदेय 3000 और 5 लाख तक कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक मिड डे मील रसोइयों के लिए योगी सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। मानदेय 1000 से बढ़ाकर अब 3000 प्रति माह कर दिया गया। रसोइयों और उनके परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। महिला रसोइयों के मातृत्व अवकाश की पुरानी उम्र संबंधी बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए 500 और ग्लव्स के लिए 400 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। दुर्घटना या दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को 2 लाख की सहायता का प्रावधान भी दिया गया है। यूपी सूचना आयोग हुआ डिजिटल, हाइब्रिड सुनवाई से 23,000 से ज्यादा पुराने मामले निपटे। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने ई-फाइलिंग और हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था लागू कर RTI से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाई है। 13 मार्च 2024 को कार्यभार संभालने के समय 24,987 मामले लंबित थे, जिनमें से 23,113 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और अब 1874 पुराने मामले शेष हैं। नई कंप्लेंट एवं अपील ट्रैकिंग सिस्टम के तहत 22 अगस्त 2026 तक 66,203 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 43,022 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके निस्तारण दर करीब 65% रही। मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डिजिटल व्यवस्था और लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी दी। आयोग का लक्ष्य सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों को तेज, पारदर्शी और तकनीक सक्षम तरीके से निपटाना है। यूपी में महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत, दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की 2 साल की शर्त खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश लेने पर पहले अवकाश के बाद 2 साल का अंतर जरूरी नहीं होगा। सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें 2 साल के अंतर की अनिवार्यता को नियमों के विपरीत माना गया था। महिला कर्मचारी सेवा नियमों के तहत पूरे सेवा काल में 2 बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकती है। इस बदलाव से दूसरी संतान के समय कम अंतर होने पर भी पात्र महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश लेने में राहत मिलेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक यूपी रोडवेज बसों में महिलाओं और एक सहयोगी के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस, परिवहन और प्रशासन को विशेष इंतजाम के निर्देश दिए हैं।
यूपी में निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई धार, हर ब्लॉक में लगेंगे टीएलएम मेले। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा चौपाल और ब्लॉक स्तर पर टीएलएम मेले आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा चौपाल में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और समुदाय मिलकर निपुण भारत मिशन के लक्ष्य, बच्चों की नियमित उपस्थिति, नामांकन और बालिकाओं की संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभिभावकों को स्कूलों में उपलब्ध शिक्षण सामग्री और बच्चों की पढ़ाई में उनकी भूमिका की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सामग्री मेले में शिक्षक अपने नए और प्रभावी शिक्षण तरीकों व सामग्री का प्रदर्शन करेंगे। बेहतर टीएलएम और नवाचार करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके लिए प्रति न्याय पंचायत शिक्षा चौपाल पर ₹10,000 और प्रत्येक विकासखंड को टीएलएम मेले के लिए 25,000 का प्रावधान किया गया है। धान खरीद की पहले से तैयारी, यूपी सरकार ने 40,000 जूट बोरों के लिए 200 करोड़ मंजूर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए 40,000 गांठ जूट के बोरे खरीदने के लिए 200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इन बोरों का इस्तेमाल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान और मोटे अनाज की पैकिंग के साथ साथ कस्टम मिल्ड राइस यानी सीएमआर की आपूर्ति में किया जाएगा। पिछले सीजन में बोरों का समय पर इंतजाम नहीं होने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई थी और किसानों को परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार सरकार ने अग्रिम खरीद का फैसला लेकर ऐसी स्थिति से बचने की तैयारी की है। सरकार का उद्देश्य है कि धान खरीद के दौरान बोरों की कमी ना हो और किसानों की फसल की सरकारी खरीद सुचारू रूप से हो सके। यूपी एमपी का बिजली समझौता, 2000 मेगावाट खरीद से सस्ती बिजली और 10,000 करोड़ निवेश की उम्मीद। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 2000 मेगावाट बिजली के संयुक्त खरीद के लिए समझौता किया है। इसका मकसद दोनों राज्यों में अलग अलग समय पर बढ़ने वाली बिजली की मांग को पूरा करना और गर्मियों के पीक आवर्स में कटौती कम करना है। समझौते के तहत अक्टूबर से मार्च तक मध्य प्रदेश को और अप्रैल से सितंबर तक उत्तर प्रदेश को जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध होगी। करीब 5 साल की फर्म पावर बैकिंग व्यवस्था विकसित करने पर भी सहमति बनी है, जिससे एक राज्य की अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्य के काम आ सकेगी। सरकार के मुताबिक इससे महंगी बिजली खरीद पर निर्भरता घटेगी और उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली मिल सकेगी। साथ ही बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 10,000 करोड़ के निवेश, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है। यूपी चुनाव से पहले 44 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, अखिलेश, मायावती समेत प्रमुख नेताओं की बुलेट प्रूफ जैकेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 44 प्रमुख राजनीतिक नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जैकेट पहले ही दी जा चुकी है। वहीं कई मंत्री और अन्य नेताओं के लिए प्रक्रिया जारी है। ये फैसला केंद्रीय और राज्य अभिसूचना के सुरक्षा आकलन और नेताओं को संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 11 लोगों को Z+ सुरक्षा, 10 को एस्कॉर्ट के साथ Y+ सुरक्षा और 10 लोगों को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। चुनाव से पहले इस कदम का उद्देश्य प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। एनसीआर प्रदूषण पर योगी सरकार का नो टॉलरेंस एक्शन प्लान, पराली से ईवी तक सख्ती। उत्तर प्रदेश में एनसीआर की बिगड़ती हवा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नो टॉलरेंस नीति के तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की है। पराली जलाने पर रोक ली, किसानों को बेलर और कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने, खेत स्तर पर निगरानी बढ़ाने और लंबित टेंडर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की नियमित जांच होगी और नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रोड डस्ट और गड्ढों की समस्या दूर करने, सड़कों की मरम्मत तेज करने और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। सरकार ईवी सिटी बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने में भी तेजी लाएगी। वाहनों पर कार्रवाई, प्रदूषण संबंधी डेटा की निगरानी और जन जागरूकता अभियान के जरिए एनसीआर की हवा सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। परिवारवाद के सवाल पर अखिलेश का जवाब, 5 सांसद परिवार के थे इसलिए सपा नहीं टूटी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने परिवारवाद और गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सपा कभी गठबंधन नहीं तोड़ती बल्कि सहयोगी ही अलग हो जाते हैं। परिवारवाद का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 सांसद उनके परिवार से थे, साथ ही मुस्लिम और समर्पित समाजवादी सांसद भी पार्टी के साथ रहे, इसलिए सपा मजबूत बनी रही। अखिलेश ने मायावती के गिरगिट वाले आरोप का जवाब देते हुए गठबंधन राजनीति में सपा की ईमानदारी का दावा भी किया। जयंत चौधरी पर दिए अपने 54 रुपये वाले बयान का भी उन्होंने बचाव किया और भाजपा को चुनौती दी कि वो अपने सहयोगी दलों को सपा से 4 गुना अधिक सीटें दें। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर भी निशाना साधा। पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन बताते हुए कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री पीडीए से घबराए हुए, साथ ही महंगाई, मुफ्त राशन और सरकार की नीतियों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए।
स्कूलों की भ्रामक वीडियो पर योगी सरकार सख्त, वायरल करने वालों पर एफआईआर के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति से जुड़े भ्रामक या माहौल खराब करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को केवल सोशल मीडिया रिपोर्ट पर निर्भर न रहने और स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जांचने को कहा गया है। निरीक्षण में स्कूल की इमारत, कक्षाओं, मिड डे मील, छात्र छात्राओं के शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल में वास्तविक खामी या योजना में गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश ऐसे समय आया जब यूपी के कुछ स्कूलों के जर्जर भवन, टपकती छत और जलभराव से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सरकार अब भ्रामक प्रचार पर कार्रवाई और वास्तविक कमियों पर सुधार दोनों पर जोर दे रही है। यूपी में हर महीने शिक्षक संकुल की बैठक, शिक्षकों को मिलेंगे 250, छात्रों की उपस्थिति पर भी फोकस। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर महीने के तीसरे मंगलवार को शिक्षक संकुल की बैठक अनिवार्य होगी। बैठक के लिए प्रति शिक्षक संकुल 250 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठकों में शिक्षक आपस में नवाचारी टेलम, बेस्ट प्रैक्टिस और प्रभावी शिक्षण तरीकों को साझा करेंगे। दीक्षा पीएमई विद्या और अन्य शैक्षिक वीडियो के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। नियमित स्कूल न आने वाले बच्चों के घर जाकर अभिभावकों को उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा निपुण प्लस ऐप से छात्रों की आकलन और निपुण भारत मिशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने पर भी जोर दिया गया है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग होगा 4 लेन, 466 करोड़ मंजूर। अयोध्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परियोजना की संशोधित लागत 466 करोड़ तय की गई है। करीब 9 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाया जाएगा। मौजूदा मार्ग की चौड़ाई लगभग 7 मीटर है, जो बढ़ते यातायात और श्रद्धालुओं की संख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी और इस वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों ने पंचकोसी परिक्रमा में हिस्सा लिया है। नया 4 लेन मार्ग भीड़ और जाम कम करने के साथ दुर्घटनाओं का जोखिम घटाएगा और स्थानीय आवागमन को भी आसान बनाएगा। 466 करोड़ की परियोजना से अयोध्या का पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन होगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में स्कूल रसोइयों का मानदेय बढ़ा, अब 3000, कैशलेस इलाज की भी सुविधा। कानपुर में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दिया गया है। रसोइयों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, जिससे बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में इलाज के खर्च की चिंता कम होगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि रसोइयों की जिम्मेदारी सिर्फ भोजन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के पोषण, मानसिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका है। सरकार के इस कदम से रसोइयों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी और वो बच्चों को बेहतर तरीके से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकेंगी। यूपी में स्कूल रसोइयों के मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर में नगर निगम पर सीएम योगी सख्त, माफियागिरी और जबरन टैक्स वसूली पर कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में नगर निगम के ठेकों में कथित माफियागिरी, जबरन टैक्स वसूली और जर्जर सड़कों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने नगर विकास मंत्री और मंडलायुक्त से पूछा कि नगर निगम में कौन कौन से टैक्स वसूले जा रहे हैं और जबरन वसूली कौन कर रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर पुलिस से सख्त कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने खराब सड़कों, जलभराव पर भी नाराजगी जताई और विकास कार्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने को कहा है। बैठक के तुरंत बाद मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन ने शहर की सड़क को निरीक्षण शुरू कर दिया। कानपुर में नगर निगम की कथित अव्यवस्थाओं पर सीएम योगी का सख्त रुख, माफियागिरी, अवैध वसूली और जर्जर सड़कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीसीएसयू प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 25 अगस्त तक आपत्ति का मौका। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी सीसीएसयू ने सत्र 2026-27 के एलएलएम, एमईडी, बीपीईडी और एमपीईडी प्रवेश परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 20 और 21 अगस्त को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी से अपनी ओएमआर शीट का मिलान कर सकते हैं। किसी उत्तर पर आपत्ति होने पर 25 अगस्त की रात 12 बजे तक ईमेल के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति में पेपर कोड, प्रश्न संख्या और बुकलेट सीरीज बतानी होगी तथा संभव हो तो प्रमाण भी देना होगा। विश्वविद्यालय विशेषज्ञों से आपत्तियों की जांच कराएगा और जरूरत पड़ने पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। अंतिम मूल्यांकन इसी संशोधित कुंजी के आधार पर होगा। प्रयागराज में 7 दिन और बारिश के आसार, 29 अगस्त तक छाए रहेंगे बादल। प्रयागराज में मानसून अभी सक्रिय है और अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में शहर में 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 29 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। लगातार बारिश से शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, लेकिन मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।
रेलवे में अब सामान्य दिनों में भी ऑनलाइन विभागीय जांच मामलों के निपटारे में आएगी तेजी। रेलवे बोर्ड ने विभागीय और अनुशासनिक जांच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की अनुमति दे दी है। अब यह सुविधा केवल महामारी या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति तक सीमित नहीं रहेगी। नए निर्देश के तहत सक्षम अनुशासनिक अधिकारी लिखित कारण दर्ज कर पूरी जांच या उसके किसी हिस्से की ऑनलाइन सुनवाई करा सकेंगे। इससे दूर दराज तैनाती, तबादले या जांच अधिकारी और गवाहों की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई टालने की समस्या कम होगी। इस व्यवस्था से लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है। इससे उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जिनकी जांच लंबी खींचने के कारण प्रमोशन या इंक्रीमेंट अटके हुए हैं। हालांकि ऑनलाइन सुनवाई में भी प्राकृतिक न्याय के सभी नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने तथा गवाहों से जिरह का पूरा अवसर मिलेगा। प्रयागराज जल भराव पर सीएम योगी सख्त, नगर आयुक्त से पूछा जल निकासी की व्यवस्था कहां गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लंबे समय तक कर रहे जल भराव को लेकर अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने नगर आयुक्त से पूछा कि शहर में जल भराव कैसे हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान क्यों लेना पड़ा। सीएम ने नाला सफाई और जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महाकुंभ के दौरान बनाए गए फुटपाथों पर दुकानें आवंटित कर उन्हें बाजार में बदलने पर भी सवाल उठाया और जिम्मेदारी तय करने के संकेत दिए। दरअसल जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर समेत कई इलाकों में कई दिनों तक पानी भरा रहा, जिससे घरों, वाहनों और बिजली व्यवस्था को नुकसान हुआ। सीएम योगी ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने और भविष्य में जल भराव रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। 70 से ज्यादा रेलवे पेंशनर्स के लिए राहत, निजी अस्पतालों में इलाज आसान करने की तैयारी। रेलवे बोर्ड ने 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा को और आसान बनाने की राष्ट्रीय समीक्षा शुरू की है। उम्मीद कार्ड धारकों को पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में बिना रेलवे अस्पताल के चक्कर लगाए सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांच मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी सभी रेलवे जोन से मांगी गई है। बोर्ड ये भी जांच रहा है कि निजी अस्पताल रेफरल, बिलिंग या इलाज में अनावश्यक अड़चन तो नहीं डाल रहे। दिल, किडनी और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया की समीक्षा भी होगी। बुजुर्ग पेंशनर्स को घर के पास बेहतर, पारदर्शी और कामकाजी कार्रवाई वाला इलाज उपलब्ध कराना तथा अस्पतालों के भुगतान में तेजी लाना है। रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, कई रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें सूबेदारगंज, शकूर बस्ती, नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, आनंद विहार, कानपुर और गाजियाबाद, अलीगढ़ रूट पर चलेंगी। सूबेदारगंज और शकूर बस्ती के बीच 25 से 31 अगस्त तक कई फेरे लगाए जाएंगे। नई दिल्ली, कानपुर और आनंद विहार, कानपुर के बीच भी अगस्त और सितंबर की शुरुआत में अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। गाजियाबाद, अलीगढ़ के बीच 27 और 28 अगस्त को विशेष ट्रेन उपलब्ध रहेगी। रेलवे का मकसद रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करना और उन्हें अतिरिक्त यात्रा सुविधा देना है। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन नंबर, तारीख और समय की पुष्टि करने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट के स्वागत के लिए बदलेगी ईडा सिटी की सूरत, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ईडा सिटी में देश विदेश से आने वाले लोगों के स्वागत और क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण जल्द ही कंपनियों से इसके डिजाइन और निर्माण को लेकर प्रस्ताव मांगेगा। प्रवेश द्वार की खास थीम की तैयार की जाएगी, जिसमें फव्वारे, लैंडस्केपिंग, हरियाली और आकर्षक सौंदर्यीकरण शामिल होगा। ये गेट 60 मीटर चौड़ी सड़क पर ईडा क्षेत्र की शुरुआत में करीब 7 किलोमीटर के माइलस्टोन क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को शुरुआत में ही ईडा सिटी की आधुनिक और आकर्षक पहचान देखने को मिली। महंगे इलाज पर सरकार गंभीर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने पर जोर, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ते स्वास्थ्य खर्च को लेकर गंभीर है और सरकार लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के विकल्पों पर तेजी से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गैर संचारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए बीमारी का शुरुआती स्तर पर पता लगाना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि समय रहते जांच और बीमारी की पहचान होने से कम खर्च में इलाज संभव है। बीमारी गंभीर होने पर इलाज का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर, शुरुआती जांच और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना जरूरी है। गोरखपुर देवरिया बाईपास की बड़ी बाधा हटी, अब 4 लेन निर्माण में आएगी तेजी। गोरखपुर के देवरिया बाईपास 4 लेन निर्माण में सिकटौर चौराहे के पास मकान की वजह से रुका काम अब आगे बढ़ सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण में बाधक मकान के सामने का हिस्सा हटा दिया, जिससे नाला और सड़क का काम तेजी से पूरा होने की उम्मीद है। करीब 9.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन प्रोजेक्ट की लागत 399 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य पैडलेगंज, मोहदेपुर, कूड़ाघाट, एम्स और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव को और जाम को कम करना है। परियोजना को पिछले साल मई तक पूरा होना था, लेकिन करीब 15 महीने की देरी हो चुकी है। फिलहाल फुटपाथ और रेलिंग का काम भी बाकी है। बाधा हटने के बाद अब निर्माण एजेंसी पर काम जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।
गोरखपुर को मिली पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस, जल्द होगा ट्रायल। गोरखपुर परिक्षेत्र को पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मिल गई। इसका जल्द ही गोरखपुर कसिया मार्ग पर ट्रायल किया जाएगा और सफल परीक्षण के बाद रूट पर नियमित संचालन शुरू होगा। बस में 66 यात्रियों के बैठने की क्षमता और इसका किराया सामान्य इलेक्ट्रिक बसों के बराबर ही रखा जाएगा। बस का संचालन गोरखपुर डिपो से होगा। ये कदम गोरखपुर में सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा। शहर में पहले से इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के लिए 150 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। रसोइयों का मानदेय 3000, कैशलेस इलाज भी। स्वतंत्र देव सिंह बोले, ये काम नहीं सेवा है। गोरखपुर में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत विद्यालय रसोइयों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि रसोइया बच्चों को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पोषण स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, इसलिए उनका काम सेवा और जिम्मेदारी का कार्य है। सरकार ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है ताकि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम हो। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले रसोइयों को सम्मानित भी किया गया। गोरखपुर के यातायात तिराहे का होगा कायाकल्प, 1 करोड़ से बनेगा नया गोलंबर। गोरखपुर के प्रमुख यातायात तिराहे को 1 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नया स्वरूप दिया जा रहा है। यहाँ नया गोलंबर बनाया जाएगा और वाहनों के लिए अलग अलग लेन तैयार होंगे, जिससे जाम कम करने और यातायात को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। तिराहे पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा, हरियाली फव्वारे और आकर्षक LED लाइटिंग लगाई जाएगी। साथ ही पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फुटपाथ चौड़े किए जाएंगे। यानी परियोजना में सौंदर्यीकरण के साथ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर भी खास जोर दिया गया है। आरक्षण पर अखिलेश का नया हमला। आरक्षण के नाम पर फिर सियासत गर्मा गई, लेकिन इस बार सवाल बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव के दावे पर उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी कभी समीक्षा, कभी सुधार तो कभी क्रीमी लेयर जैसे शब्दों के जरिए आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करती है। उन्होंने इसे पीडीए समाज के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि आरक्षण किसी की इच्छा नहीं बल्कि पीडीए का जन्मसिद्ध अधिकार है।